नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन। तो राजीव रंजन और सुकेश रंजन आज हाजिर हुए हैं बिहार में तेजी से बदलते घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। बिहार की सारी प्रमुख पार्टियों ने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक बुला ली है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में तकरार इस कदर बढ़ गई है कि कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सरकार बदल भी सकती है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सुकेश रंजन है। और आपको पता ही है कि बिहार की राजनीति की नब्ज जितनी ये टटोलते हैं बहुत कम लोग जानते हैं और टटोल पाते हैं। तो सुकेश जी, मेरा सिर्फ ये पहला सवाल यही है कि ये सरकार जो नीतीश कुमार की और बीजेपी के गठबंधन की 2005-17 सालों से बिहार में चल रही है, बीच के कुछ वक्त को छोड़ के, आप इसको क्या देख रहे हैं? जो अभी ट्रिगर पॉइंट है, क्या ये आरसीपी सिंह की वजह से हुआ है या बीजेपी जेडीयू ने अब अलग करने का रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं? नहीं, आपने जो ट्रिगर पॉइंट कहा, आरसीपी ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन रास्ते जुदा हो रहे हैं। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उससे ऐसा लगता है कि मन बना लिया है जेडीयू ने और इसलिए वो उस लेवल पे जा रही है जहां से बीजेपी रिएक्ट करे। बीजेपी क्लेवर गेम खेल रही है कि अभी तक उसने रिएक्ट नहीं किया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सार्वजनिक बयान देने के बाद भी किसी छोटे नेता ने नहीं, बहुत छुटभइये नेताओं ने बहुत सारे बयान दिए हैं, चाहे वो बिहार के बीजेपी के हों, चाहे जेडीयू के हों। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का जो नीतीश कुमार का करीबी हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए कि कोई दूसरा चिराग पासवान तैयार करने की कोशिश हो रही थी और इशारा बीजेपी की तरफ हो, तो साफ लगता है कि दोनों जुदा होने के कगार पे खड़े हैं। अब आगे क्या होगा, सबकी दिलचस्पी इस बात में होगी कि क्या नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा था कि पलटी मार दी उन्होंने, अगली पलटी मारने वाले हैं क्या? अगला सवाल ये होगा। देखिए, सरकार तो रहनी है, चुनाव में कोई नहीं जाना चाहता, तो एक ही सूरत में सरकार बन सकती है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों वापस आ जाएं। अब उस सूरत में क्या होगा कि क्या एक बड़ी पार्टी के तौर पे जिसको नीतीश कुमार गच्चा दे चुके एक बार, क्या वो नीतीश कुमार को सीएम मान लेंगे? क्या छोटी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी मान रही है, लेकिन बीजेपी ने इस बात की घोषणा की थी। क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आएंगे तो क्या नीतीश कुमार सीएम होंगे या आरजेडी कुछ और चाहेगी? अब अभी का एक बयान राजीव देखा मैंने, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब मुझे वो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। नरेंद्र मोदी होंगे लेकिन नीतीश कुमार हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो बेदाग चेहरा है, जिन्होंने परफॉर्म किया है। और जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के छवि का वर्णन किया है, वो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों के लिए क्या केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि पहला, वो अलग होंगे क्या? लगता है कि अलग होंगे। दूसरा, क्या आरजेडी के साथ जाएंगे क्या? दूसरा कोई मेल हो नहीं सकता, आरजेडी और जेडीयू ही मिलकर सरकार बना सकती है। इन दोनों में तो मतलब एक तरीके से सब लोग इस बात को मान लेंगे। लेकिन तीसरा, क्या नीतीश कुमार सीएम का पद छोड़ेंगे क्या? इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या ऐसा होने वाला है। अब दिलचस्प स्थिति यह है क्योंकि ताजा राजनीतिक घटनाक्रम देश के एक दूसरे सूबे में हुआ, तो मैं कह रहा हूं, क्या आरसीपी सिंह एकनाथ शिंदे हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता। देखिए, एकनाथ शिंदे एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे और जो हाल के दिनों की वहां राजनीतिक परिस्थिति पूछ रहा हूं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट अभी तक थी, अब आरजेडी हो गई, तो बीजेपी को भी 35 सीटों की जरूरत होगी, 32-35 सीटों की नई सरकार का। क्या 32-35 विधायकों के ला पाने का मादा आरसीपी सिंह में है अगर उनको शिंदे बनाना चाहिए? मैं वही कह रहा था कि शिंदे एक जुझारू नेता के तौर पे कॉर्पोरेटर से आगे बढ़कर विधायक बने थे और उनको एक बड़े नेता के तौर पे देखा जाता था। आपने देखा होगा कि बयान आया था कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनना था तो हम तो उनका ही नाम प्रपोज करने वाले थे। बीजेपी अगर हमारी बात मान लेती तो हम एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाते। तो वो उस स्तर के नेता थे। आरसीपी एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। आरसीपी नीतीश कुमार ने जिनको नेता बनाया, उनका कोई जनाधार वाले नेता के तौर पे उनकी पहचान नहीं है। और चूंकि आपने ठीक कहा कि आरसीपी ट्रिगर पॉइंट इसलिए है और आरसीपी में इन्वेस्टमेंट इसलिए हो सकता है कि वो उसी कम्युनिटी से आते हैं जिससे नीतीश कुमार आते हैं। तो क्या उस ओबीसी वर्ग के एक किसी व्यक्ति को उठा के बीजेपी कोई ऐसा गेम करना चाहती थी जिस तरीके का एलिगेशन जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर लगाया जा रहा है?
मुझे लगता है कि इतना मादा आरसीपी में नहीं है कि वो जेडीयू के विधायकों को तोड़ दे। आप कहेंगे लेकिन ये मादा बीजेपी में होना चाहिए कि आरसीपी में होना चाहिए? होगा कि क्या वो मादा बीजेपी में होना ये चाहिए? शिंदे में मादा नहीं था। नहीं, शिंदे में मादा था, बीजेपी ने उनको संबल दिया। लेकिन क्या आरसीपी खड़े होने की स्थिति में है? क्या वो उनके पास इतनी पूंजी है कि सूद लगाने के लिए बीजेपी तैयार हो जाए? मुझे लगता है कि आरसीपी के पास उतनी पूंजी नहीं। आप बीजेपी को भी अच्छी तरह से जानते हैं, बिहार को भी। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही थी, आरसीपी उसी दिन वहां हैदराबाद पहुंचे थे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आरसीपी के जरिए भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से सुराग नीतीश कुमार का खोज रही थी, अब सुराख लगाने की तैयारी में है, सुराग खोज लिया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के पार्टी तोड़ने या उनके मजबूत होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि शिवसेना के बहुत सारे लोग ये मानते थे कि विचारधारा के स्तर पर शिवसेना बीजेपी के करीब है, इसलिए हमको उसके साथ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक इसी तरह जेडीयू में एक तबका ऐसा है जो आरजेडी के साथ जाने के बजाय वो कहता है कि बीजेपी की वजह से ही जेडीयू और हमारा अलायंस है, उसको लोग ज्यादा पसंद करते। तो क्या ऐसी स्थिति में फिर क्या हो सकता है? क्योंकि आप ये मानते हैं कि जेडीयू में एक बड़ा तबका है। जेडीयू में एक तबका है जो विलिंगली और उसके पॉलिटिकल कंपल्सन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो लड़के आए हैं वो आरजेडी से लड़के आए हैं, लेकिन राजनीति में ये चीजें होती हैं। देखिए, दो धाराएं हैं। मूल विचारधारा से समझौता किया, चूंकि आपने एक पैरेलल खींचा शिवसेना और जेडीयू में, उसने मूल विचारधारा से हिंदुवादी राजनीति छोड़ के उसने दूसरी राजनीति को ग्रहण कर लिया। ऐसा उस पर आरोप था कि वो कांग्रेस के साथ चली गई, वो एनसीपी के साथ चली गई। एनसीपी तो तब भी ठीक था, कांग्रेस के साथ चली गई, मतलब उसने अपने वजूद के साथ खिलवाड़ किया। नीतीश कुमार मूलतः समाजवादी विचारधारा से आते हैं। नीतीश कुमार अभी तक जो उन्होंने राजनीति की है वो अपने टर्म्स पे की है, बिहार के नजरिए से अगर देखा जाए। हाँ, उन्होंने पलटी मारी, वो आरजेडी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, आरजेडी के साथ चले गए, फिर पलटी मारी, वो बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन वो सेंटर फ्रेम में थे। वो अपने लिए कोई जगह उन्होंने कोई मनूवरिंग स्पेस भी किसी को नहीं दिया था। यहां पे बहुत सारे विधायक क्या नीतीश कुमार और आरसीपी में आरसीपी को चुनना चाहेंगे क्या? और क्या यही कोशिश थी कि आरसीपी को बड़ा नेता बना दिया जाए और नीतीश कुमार की हेजेमनी जो है, नीतीश कुमार का जो एक छत्र राज है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो भी केयर टेकर थे, आरसीपी वो मालिक बनना चाह रहे थे पार्टी का। हम भी केयर टेकर हैं, मालिक नहीं बन सकते हैं। मतलब ये जो नीतीश कुमार का एक छत्र राज है जेडीयू पे, क्या बीजेपी अपने रसूख से आरसीपी को लेकर तोड़ देगी क्या? मुझे इसमें शक लगता है। और इसलिए राजीव, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, संसद का सत्र चल रहा है, आपको मालूम है, लेकिन इस संसद सत्र के चलते रहने के बाद भी नीतीश कुमार ने अपने सारे एमपीज को कल पटना तलब किया है, संसद चले। और बीजेपी ने यहां तलब किया। हाँ, बीजेपी ने यहां तलब किया क्योंकि हेडक्वार्टर यहां है। उनका हेडक्वार्टर पटना है, तो सारे सांसदों का पटना बुलाया जाना, सारे विधायकों को पटना बुलाया जाना, सारे एमएलसीज को वहां रहने के लिए कहा जाना, और इसके साथ आरजेडी का भी अपने विधायकों को पटना तलब करना, हम के विधायकों को पटना तलब करना। इसलिए मैं इन चीज़ों को जोड़कर देखता हूं। देखिए, राजनीति में कोई चीज़ें सहसा अकस्मात नहीं हो जाती हैं, उसके पीछे कोई गणित होता है। यह गणित क्या इसलिए है क्योंकि नंबर गेम देख लिया जाए कि क्या है। इस बीच ये खबर आती है कि उन्होंने सोनिया गांधी से बात की, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन डेनायल भी है। हाँ, लेकिन डेनायल भी अभी तक नहीं है। मुझे आप बताइए, 243 विधानसभा सीटों में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी करीब करीब सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद, इस 2 साल के चुनाव के बाद, 2020 में चुनाव हुआ था, 2 साल के बाद अभी 3 साल का कार्यकाल है, तो इतनी आसानी से नीतीश कुमार उनको छोड़ के दूसरी सरकार बनवाने में या बनाने में बीजेपी इतना गिव इन कर देगी? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, बॉल जो है, किसी राज्य में तो ऐसा हुआ नहीं। देखिए, बॉल नीतीश कुमार की कोर्ट में है। नीतीश कुमार जिस तरफ जाते हैं सरकार उस तरफ बनती है। नीतीश कुमार की संख्या कम है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इसलिए है कि नीतीश कुमार जिस पाले में चले जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। अब इसको, इस गेम को थोड़ा इस तरीके से समझिए राजीव, और आप समझेंगे, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं। देखिए, इस देश में 2 किस्म की राजनीति होती है। एक बीजेपी जिसने अपनी राजनीति तो शुरू की राम के नाम पे, हिंदुत्ववाद के नाम पे, हिंदुवादी राजनीति के तौर पे स्टैब्लिश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने एक ऐसा
अपने लिए वर्ग बना लिया जिसमें सबका सामंजस्य स्थापित किया उसने। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, जहां के आप रहने वाले हैं। बुआ और बबुआ साथ आए, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे पाए, क्योंकि वो दलित राजनीति, ओबीसी राजनीति, उन सब में पेनिट्रेशन बीजेपी का हो गया। अब इसको पैरेलल खींचिए बीजेपी की राजनीति, माफ कीजिएगा, बिहार की राजनीति के साथ। अभी तक जो दो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां, आरजेडी और जेडीयू, उन्होंने 2015 में दिखाया कि जब नरेंद्र मोदी चरम पे थे, तब भी उनको रोका जा सकता है बैकवर्ड कंसोलिडेशन के नाम पे। तो वो जो छत्रप, वो जो स्पेस है, और ये दोनों छत्रप जो ओबीसी राजनीति के छत्रप हैं, वो चाहते हैं कि वो स्पेस ऑक्युपाई बीजेपी न कर ले। अभी तक बिहार में बीजेपी वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर पाई है। अगर बीजेपी को वो स्पेस ऑक्युपाई करने दिया गया, तब उसका बिल्कुल क्लीन रन जो है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से और आगे की तरफ बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो रीथिंकिंग है अलाइनमेंट का, जिसकी चर्चा हो रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह इस बैकवर्ड कंसोलिडेशन को कंसोलिडेट करने की है या उसको बनाए रखने की है। अब मेरा दूसरा सवाल ये है, मतलब मैं चर्चा ये करना चाहता हूं, जो बड़े अगर फलक पे देखा जाए, देश में जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स थी उसने उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और फिर उसने देश को प्रभावित किया। उसमें जो बड़े चेहरे थे, मुलायम सिंह यादव थे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, ये सारे लोग एक तो बुजुर्ग हो गए, बीमार हो गए, इनएक्टिव हो गए ज़्यादातर लोग, और अब बचे सिर्फ नीतीश कुमार जो एक्टिव है। बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वाला एक ही चेहरा है। अब बीजेपी को धर्म और राष्ट्रवाद की जो राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में वो कर रही है, जिस मुकाम तक वो बिहार में भी पहुंच गई, मुझे ऐसा लगता है कि उसको टक्कर देने के लिए सिर्फ बैकवर्ड पॉलिटिक्स का ही कार्ड खेला जा सकता है। और यूपी बिहार में मौजूदा एक्टिव या पुराने लोगों में, 90 के दशक के लोगों में नीतीश कुमार ही वो चेहरा है। क्या नीतीश कुमार अपने को इतना बड़ा बनाकर उस बैकवर्ड पॉलिटिक्स का दिल्ली का दावेदार बनाने के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री पद को त्याग करके उस बड़े फलक पे अपने को पेश करने के लिए ये त्याग कर पाएंगे कि नहीं? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है कि अभी अभी जगदानंद सिंह जो आरजेडी के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हम समर्थन देने जा रहे हैं। ये किसने कहा? कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार को अपनी हमारे पार्टी में मर्ज कर देना चाहिए। देखिए, ये पॉस्चरिंग होती है राजनीति में, ये हम जानते हैं, जो कम से कम राजनीति को देखते समझते हैं, इन बयानों का कोई मतलब नहीं होता है। अब जहां तक बात हुई कि क्या वो दिल्ली आने को तैयार है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिसका जवाब सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। और नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि दाहिने को नहीं मालूम कि बायां क्या करने वाला है, तो नीतीश कुमार के मन में आखिर तक बात रहती है। लेकिन परिस्थितियां क्या कहती हैं? आपने कहा कि उनके समकक्ष, उनके थोड़े आगे और पीछे के नेता, और खासतौर पे आगे के नेता, वो रिटायरमेंट एक तरीके से उनका हो चुका है, या तो वो वृद्ध हो चुके हैं, या बीमार है, या कन्विक्ट हो चुके हैं। वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है आज की तारीख में। नीतीश कुमार आज की तारीख में एक्टिव पॉलिटिक्स में है। नीतीश कुमार क्या नेशनल पॉलिटिक्स में अपने राजनीति के आखिरी चरण में क्या वो प्लंज लेना चाहेंगे, या वो बिहार से रिटायरमेंट चाहेंगे? जिस तरीके की राजनीति नीतीश कुमार की वहां चल रही है, अब उनके लिए क्या दिल्ली आना मुश्किल हो गया है, या फिर वो दिल्ली आने के लिए बाध्य हो जाएंगे, या फिर वो आखिरी जो अपनी कोशिश है वो दिल्ली में आकर खत्म करना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं, और वो ये बात कह चुके हैं, और इस नाम पे वो कंसोलिडेट भी कर चुके हैं। नीतीश कुमार भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। नरेंद्र मोदी एक सामान्य से परिवार से आते हैं, नीतीश कुमार भी एक सामान्य से परिवार से आते हैं। नरेंद्र मोदी 2001 में मुख्यमंत्री बने थे, 2014 में प्रधानमंत्री बने। 13 साल का उनका अनुभव था मुख्यमंत्री का। ये 17 साल इनका 17 साल का अनुभव है। नीतीश कुमार, हाँ, ये इंजीनियर भी है पेशे से, मतलब पढ़ाई से। नीतीश कुमार पे भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, परिवारवाद का दाग नहीं है। नीतीश कुमार अगर उनको कुछ उनके मित्र, सहयोगी, शुभचिंतक समझाएं या समझाए होंगे, या नीतीश कुमार
जितने थिंकिंग पॉलिटिशियन हैं, तो क्या उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी के बरक्स अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो मैं हो सकता हूं? ये लोग कह सकते हैं कि एक छोटी सी पार्टी जेडीयू जो 17 सीटों पे 20 सीटों पे चुनाव लड़ती है, 17 सीटों पे, जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस 20 सीटों का रहा होगा, आज 16 की संख्या में उनके सांसद हैं, क्या वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सोच सकता है? और बिहार की सबसे छोटी पार्टी, बिहार की सबसे छोटी पार्टी। ये सुनने में अटपटा सा लगता है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से कांग्रेस ने गिव इन कर दिया है, कांग्रेस के नाम पे विपक्षी पार्टियां भी लामबंद होने को तैयार नहीं है। ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति, मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, जिस समय वो 2012-13 की बात है, जिस समय वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, उनके छोड़ने की बात भी नहीं थी, और उस वक्त एबी वर्धन के साथ हम लोग एक दिन बैठे थे। एबी वर्धन बहुत बड़े नेता थे, आपको मालूम है, सीपीआई के महासचिव थे। तो सीपीआई के महासचिव वर्धन साहब ने कहा कि अरे ये तुम लोग जो कहते हो कि कौन चेहरा होगा विपक्ष की तरफ से, कौन होगा, अटल जी के टाइम में भी ये कहा जाता था। आज अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर चेहरा बनने को तैयार हो जाए तो एक वो बहुत अच्छा चेहरा है। जो व्यक्ति एक दशक से ऊपर से करीब 2 दशकों तक वो रह चुका हो, वो सीपीआई जैसे पार्टी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकते हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस क्या नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचा देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार क्या दिल्ली आने को तैयार हैं, राजी हैं, और नीतीश कुमार क्या आएंगे तो कुछ उठापटक करेंगे, ये बात की बात होगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार विपक्ष के एक ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिसके नाम पे विपक्ष आमतौर पे उस वोटर वर्ग को अपनी तरफ कर पाए, जिसमें सेंध आज की तारीख में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की है? हाँ, तो मैं ये भी देखिए, इतिहास कई बार, अगर इतिहास में आप देखें, लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कांग्रेस में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उनकी सीनियरिटी भी थी, लेकिन इंदिरा जी बनी। बाद में जब जनता पार्टी ने इंदिरा जी को हराने का काम किया तो वही मोरारजी देसाई, जो कि कांग्रेस पार्टी में रहे थे हमेशा से, उन्हीं मोरारजी देसाई को जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया। तो ये भविष्य में क्या हो क्या नहीं हो, ये अलग सवाल है। मेरा एक सवाल ये जरूर है कि जिस तरीके से बिहार का जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो एक अल्टरनेटिव तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि आरजेडी और जेडीयू साथ आ जाएं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मुझे अभी फिर से मैं ये सवाल कह रहा हूं कि आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में या तो चुनाव जीतती है, जहां हारती है वहां सरकार बनाती है, उसके बारे में भी, तो क्या आपको लगता है कि बिहार जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट को, चूंकि आप बिहार और बीजेपी दोनों को अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको इतनी आसानी से नीतीश कुमार को साथ छोड़ने देगी? नहीं, देखिए, बीजेपी का साथ छोड़ने देगी इसका मसला नहीं है। बीजेपी, क्योंकि हम दर्शकों को ये बता दें, हम जब चर्चा कर रहे हैं, हम और सुकेश जी, तो आज शाम को जो अगर चैनलों ने इस पर बहस की, अगर की, तो मुझे जिस तरह का पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, ये अपने प्रवक्ताओं को इस विषय पर होने वाली बहस में नहीं भेजने का आज फैसला किया है। नहीं, कल हमने इस पर बहस की थी और बीजेपी ने अपना प्रवक्ता नहीं दिया था। बीजेपी नॉन कॉमिटल रहना चाहती है इस पे, बीजेपी इस पे बोलना नहीं चाहती। वो जेडीयू को कोई मौका देना नहीं चाहती जिसके बिना पे जेडीयू कहे कि आपने एस्केलेट किया है इसको, जेडीयू ने एस्केलेट, लेकिन बीजेपी इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहती है। लेकिन आपका जो पहले का सवाल है उसका जवाब दूं कि बीजेपी अगर इसको इस तरीके से देखना चाहे कि नीतीश कुमार अगर पलटते हैं तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और फिर उनके लिए इनरोड बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसे में क्या बिहार की वो सत्ता जिसमें वो है तो बड़े पार्टनर नंबर के हिसाब से, लेकिन कद के हिसाब से वो दूसरी नंबर की पार्टी है, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो उनका सहयोग कर रहे हैं और ये कमिट कर चुके हैं कि 25 तक नीतीश कुमार ही, 20 में चुनाव हुआ था, 25 तक नीतीश कुमार होंगे। तो क्या ऐसी सत्ता में वो चिपके रहना चाहेंगे या फिर नीतीश कुमार को यह फैसला लेने देंगे कि आप एक बार फिर से पलटिए, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी और उस आपकी लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी का फायदा बीजेपी को, उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी बीजेपी होगी और फिर उनके लिए वहां काम करना आसान हो जाएगा। क्या इस पे काम कर रही है क्या बीजेपी? एक और इंटरेस्टिंग बात है, मुझे कोई बिहार का राजनीति या इंटरेस्ट, हालांकि यूपी बिहार में हर आदमी को राजनीति में इंटरेस्ट है, किसी ने मुझसे कहा कि 16 साल तक
बिहार में लालू राज रहा। 17 साल नीतीश राज हो गया। इतिहास में वो सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी बिहार के इतिहास में, बिहार के इतिहास में वो हो गए। तो अब उनका हो गया काम बिहार का। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो घटनाक्रम है, मैं ये जानना चाहता हूं, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ज्यादा तेज हुआ है, तो इससे उसका कोई रिश्ता है क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से? क्योंकि दोनों जगह नीतीश ने समर्थन किया बीजेपी के कैंडिडेट्स का। क्या उनको बहुत बार आपने सुना भी होगा, चर्चा चली थी कि वो राष्ट्रपति बनेंगे और वो करें, क्या ऐसा भी कोई? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार कभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। मुझे लगता है ऐसा, और मैं अपनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के आधार पर कहता हूं, कोई जानकारी नहीं है, कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पे बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करके ये बताने की कोशिश की है कि अपनी तरफ से मैं साथ दे रहा हूं, मैं साथ दे रहा था आपका, लेकिन आप हमारी पार्टी को कमजोर करना चाहते थे। आपने पहले हमको तेजस्वी के खिलाफ मैदान में उतारा, तेजस्वी को हमारे खिलाफ मैदान में उतारा, जिससे हमारी संख्या कम हुई। ये वो कन्विंस्ड हैं कि अगर तेजस्वी, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान अगर नहीं उतरते सिर्फ जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ, तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कन्विंस्ड है कि वो बीजेपी से बड़ी पार्टी होती आज की तारीख में। और जो बिग ब्रदर थे आज तक, जो आज छोटे भाई हो गए हैं, तो छोटे भाई नहीं होते, वो आज भी बड़े भाई होते। और फिर यह आरसीपी सिंह का प्रकरण होना, जिसको कलर देने की कोशिश है कि ये चिराग पार्ट 2 किया जा रहा था, तो हमने वफा किया आपके साथ, आप बेवफाई कर रहे थे हमारे साथ, तो वो एक बनाने की कोशिश करेंगे माहौल ऐसा कि आपने जो जनसंख्या जातिगत जनसंख्या जनगणना जो है उस पर हमारा साथ नहीं दिया बिहार में दिया, लेकिन आपका स्टैंड है कि वो नहीं हो सकता। आपने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। उसके बाद पुरानी बातें सामने आएंगी कि इसके बावजूद हम आपके साथ थे, और यहां तक थे कि हमने, जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 चुनाव में था कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में किसी और दल का समर्थन किया, हम गठबंधन में किसी और दल के साथ थे, लेकिन इस बार हमने साथ आपका दिया, आपने साथ नहीं दिया, और इसलिए हमें अलग होना पड़ा। मुझे लगता है कि यह कोशिश है जेडीयू की तरफ से भूमिका बनाने की। तो इसमें यह बात भी हो सकती है, जेडीयू ये भी कह सकती है कि बीजेपी वो वाली बीजेपी नहीं, अटल आडवाणी वाली, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नई जो बीजेपी है, ये अपने सहयोगी दलों को उस तरीके से नहीं, बराबरी का दर्जा नहीं देती है। इसने शिवसेना खत्म किया महाराष्ट्र में, इसने अकाली दल को खत्म किया पंजाब में, अब ये हमको भी खत्म करना चाहते थे, लेकिन हमने अपना वजूद समय रहते बचा लिया। बीजेपी जेडीयू के कहने के लिए ये भी बिल्कुल अगर अलग होने की स्थिति में होते हैं तो ये तमाम बातें कही जाएंगी, जिसमें ये बात प्रमुखता से कही जाएगी कि रीजनल पार्टी, और ये उनके दिमाग में भी होगी कि कांग्रेस के कार्यकाल में रीजनल पार्टी स्वेल कर रही थी, बड़ी हो रही थी। आपके समय में कुछ एक रीजनल पार्टी को छोड़ दिया जाए तो उन सारी रीजनल पार्टी को अब्सॉर्ब कर लिया बीजेपी ने। आज अकाली दल की स्थिति ऐसी है कि बीजेपी अपने पांव वहां फैलाना चाहती है। अकाली दल को एक तरीके से डेसिमेट हो चुकी है, किया उसको आम आदमी पार्टी ने डेसिमेट, लेकिन उस पे जो महल खड़ा करने का काम करेगी वो बीजेपी करेगी। आज की तारीख में मातोश्री की हनक को बीजेपी ने खत्म कर दिया। शहरी इलाकों में अगर आप देखें तो पंजाब में बीजेपी बेटर है अकाली दल से। अभी जो नगरीय ट्रेडिशनली ऑल्सो ये शहरी इलाकों में बीजेपी का अपना एक वोट बैंक होता था, लेकिन जिस तरीके से वो फैलाव की मूड में है, उसने अकाली दल को खत्म किया, उसने शिवसेना को खत्म किया, ये आरोप उस पर लगेगा। उसने मातोश्री की हनक खत्म कर दी, बाल ठाकरे की लेगेसी खत्म कर दी, और यही जेडीयू पे नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि खत्म कर दी, लेकिन दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, उनका करिश्मा इन लोगों को ओवर शैडो भी कर रहा है। और सांगठनिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आजकल जमीन पर काम कर रही है सब जगह पे, वैसा कोई दूसरी पार्टी कर भी नहीं रही है। ये भी मानना बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 इलेक्शन मशीनरी है। मैं जो कह रहा हूं उसके कहने का आशय ये है कि जो भी विक्टिम पार्टी है, जो विक्टिम कार्ड खेलना चाहेगी, वो इस तर्क के साथ सामने आएगी। और जेडीयू का ये तर्क जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि आपने शिवसेना को खत्म किया, तो मैंने उसकी व्याख्या की कि कैसे खत्म किया ये जेडीयू बताएगी, और कैसे
ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि साजिश का खुलासा होगा। तो साजिश जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, षड्यंत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, यह दिखाता है कि इन दोनों का साथ रहना मतलब अब मुश्किल है, इनएविटेबल है मैं कहूंगा। अब देखिए, बात आपने सारी चर्चा विस्तार से सुनी, लेकिन जो लोग बिहार से बाहर के हैं उनका इंटरेस्ट इस बात को जानने में होगा कि ये आरसीपी सिंह जो शख्स हैं, जो कि नीतीश कुमार के इतने करीबी थे, सुकेश जी उनके बारे में विस्तार से 2 मिनट में बताएंगे लास्ट में, कि आरसीपी सिंह, क्या भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाने में कामयाब होगी, या जैसा कि जेडीयू ने कहा कि एक नया चिराग पैदा करने की कोशिश बीजेपी ने कर रही थी। तो दरअसल ये आरसीपी सिंह है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, नीतीश कुमार के इतने चहेते क्यों थे, और नीतीश कुमार ने उनको मंत्री परिषद रहते हुए उनका राज्यसभा का टिकट जो है दोबारा नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका मंत्री परिषद चला गया। और तीसरी बात कि क्या आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी के करीब पहुंच गए, इसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। सुकेश जी आप ये बात बता दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम को मैं छोटे में बताऊंगा क्योंकि एक दूसरी डिस्कशन को ज्वाइन करना है। आपने कहा कि क्या बीजेपी उनको चिराग पासवान बना रही थी, बीजेपी उनको चिराग पासवान बना रही थी कि नहीं बना रही थी, इस पर तो डिबेट हो सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि आरसीपी को जेडीयू संजय राउत बनाना चाहती है, उनको भ्रष्टाचार के रंग में रंग देना चाहती है। जिस तरीके से उनके बारे में खबरें आने लगी हैं, तो उनको एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ भ्रष्टाचार में सने हुए हैं वैसा बनाकर अगर बीजेपी लेना चाहे तो मुबारक है। तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है वो बहुत क्लेवर गेम खेल रहे हैं कि भाई हमारे सामने कुछ साक्ष्य आए और हम तो करप्शन से समझौता नहीं कर सकते, इस बिना पे तो हमने तेजस्वी यादव से पूछ लिया था, सरकार छोड़ दी थी और बीजेपी के साथ आए थे। तो क्या अब बीजेपी आरसीपी को लेना चाहेंगे क्या? और ये अभी एक कड़ी आई है, मुझे लगता है कि इसकी दूसरी कड़ी भी आएगी कि आरसीपी, और आपको मालूम है राजीव, आपके माध्यम से बिहार के लोगों को भी बता दूं और देश के लोगों को कि आरसीपी टैक्स बिहार में बहुत फेमस था और तेजस्वी यादव ने बार बार कहा, उस पे नोटिस भी मिले कि आरसीपी टैक्स क्या है। तो अब जेडीयू बताएगी कि आरसीपी टैक्स भी लगता है कुछ हुआ करता था। दूसरा, आपने कहा कि आरसीपी इतने करीब कैसे आ गए। आरसीपी देखिए, आपने पहले बताया कि वो उसी जिले से आते हैं, वो उसी कम्युनिटी से आते हैं, एज ऑफिसर थे। तो जिस समय वो केंद्र की राजनीति में एक्टिव थे उस समय उनका एसोसिएशन होता है, वो पीएस के तौर पे उनके साथ काम करने लगते हैं। और जब आप पीएस के तौर पे कोई अधिकारी नेता के साथ काम करने लगता है और उसी कम्युनिटी का हो, बिहार का रहने वाला हो, तो प्रॉक्सिमिटी हो जाती है। वो प्रॉक्सिमिटी इस कदर हुई कि थोड़े दिन के लिए 2004 के बाद जब सत्ता चली गई अटल बिहारी वाजपेयी की, तो थोड़े दिन के लिए मुझे लगता है कि शायद उसमें नीतीश कुमार का इंडल्जेंस रहा होगा कि वो नोएडा और आसपास रहें, चूंकि आरसीपी उनके बहुत करीब थे, वो दूर दराज के इलाके में न रखे जाएं या कहीं ऐसी पोस्टिंग न हो। तो मुझे लगता है कि वो भी मैनेज किया गया होगा। और उसके बाद 2005 में जब सरकार बनी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, हम सबको मालूम है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, और उसमें करीब 5 साल रहने के बाद 2010 में वो राज्यसभा चले जाते हैं। कहा यह जाता है कि 2009 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको टिकट नहीं दिया। 2010 में उनको राज्यसभा भेजा, 2016 में उनको दोबारा राज्यसभा भेजा। दिक्कत कहां से हुई कि जब वो राजनीति में प्लंज ले लिया उन्होंने, और ये जेडीयू के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार जैसा थिंकिंग पॉलिटिशियन ये नहीं कर सकता कि जिस कम्युनिटी से वो खुद आते हैं, जो उनके नाम पे वोट करता है, उसी कम्युनिटी के किसी आदमी को वो केंद्र में मंत्री बनवाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा था। उन्होंने बातचीत करने के लिए आरसीपी सिंह को भेजा, और आज जो आरोप लगाया है ललन सिंह ने कि बीजेपी तय नहीं करेगी कि जेडीयू कोटे से मंत्री कौन होगा, इशारा यह है कि आपने आरसीपी को पिक किया और उनको मंत्री बनाया। यह हमारी तरफ से सजेस्टेड नेम नहीं था। और वहां से एक तलखी शुरू होती है, और जिसके बैकग्राउंड में यह बात थी कि चिराग पासवान की वजह से हम कमजोर हुए, और उसके बाद आगे चलकर बात यह हो गई कि बीजेपी और आरसीपी की प्रॉक्सिमिटी ऐसी है कि शायद जेडीयू को और कमजोर करना चाहते हैं। जहां शक एक बार प्रवेश कर जाए तो उसके बाद जो
गठबंधन है वो सहज नहीं रह पाता, उसी का असर हम देखें। देखिए, नीतीश कुमार को समझना भी बड़ा मुश्किल है। लालू प्रसाद यादव कहते थे कि उनके पेट में दांत है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को बात करने के लिए भेजा था तो पहले ही मैसेज दे दिया था कि इन्हीं को बनाना है, हम आप रुके। ये कह सकते हैं क्योंकि मैं आरसीपी सिंह को उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हटने के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, एक ही जिले के एक ही कम्युनिटी के होने के बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो क्या पता कि नीतीश कुमार की ये स्ट्रेटजी रही हो और पार्टी में अब ये मैसेज देते हो कि आरसीपी सिंह अपने गए थे पार्टी की बात करने, अपनी डील कर ले गए। बहरहाल हमारी आज की चर्चा यहीं खत्म होती है और मैं स्टूडियो से तो हम लोग बहस करते नहीं हैं, लेकिन अब मैं कल से बिहार की सड़कों पर इसी मुद्दे पर माहौल क्या है लेकर हाजिर हूंगा।